हेलो बच्चों। तो जब भी सर्कुलर मोशन आएगा दिमाग में बजनी चाहिए घंटी। कौन सी घंटी? ये सर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा है? यहां पर इसको मिल रहा होगा एक एक टेंशन। बहुत टेंशन में है ये। वैसे ही क्या होगा? 80 तो आएगा, 80 तो आएगा। जमीन पे फ्रिक्शन नहीं है। अगर टायर ऐसे भी हो गए और जमीन पे फ्रिक्शन नहीं है तब ये सीधा जाएगा, कर सीधा जाएगा, कर ऐसे जाएगा। हेलो प्यारे बच्चों मैं रोहित गुप्ता आप लोगों का स्वागत करता हूं फिजिक्स वाला के यूट्यूब चैनल में। और हम आज पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 10। इसमें हम बात करने वाले हैं डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन की। और डायनामिक्स का मतलब होता है हम फोर्सेस को करने वाले हैं इन्वॉल्व। मतलब इस लेक्चर के अंदर हम सर्कुलर मोशन में लगने वाले फोर्सेस की चर्चा करने वाले हैं। इस क्लास के बाद, इस लेक्चर के बाद आप लोग क्या क्या सीख जाओगे? देखो बच्चों, इस लेक्चर में हम बात करेंगे फोर्सेस, उन फोर्सेस के बारे में जिन फोर्सेस की वजह से अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है या एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद बात करेंगे हम स्विंग्स की या पेंडुलम की। आप लोगों ने इस तरीके के झूले पर आप जरूर बैठे होंगे। ठीक है, तो जब झूला आपको गोल गोल घुमाता है तो आपके ऊपर कौन सा फोर्स लगता है? ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे बेटा रेस ट्रैक्स की एंड बैंकिंग ऑफ रोड्स की। जो रेस ट्रैक्स होते हैं वो इस तरीके से थोड़े से टिल्टेड की होते हैं। जहां पे गाड़ी बहुत तेज जा रही होती है वहां पर रेस ट्रैक इस तरीके से टिल्टेड की होते हैं। और अगर आप लोगों ने नाम सुना हो एक मौत का कुआं, जिसमें लगभग एक वर्टिकल टाइप का स्लोप रहता है, बहुत ज्यादा स्टीप स्लोप रहता है, और उस पर लोग, सर्कस में जो लोग हैं वो गाड़ियां बाइक घुमाते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आप समझ पाएंगे आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में जिन फोर्सेस की हम बात करेंगे, तो अगर मैं आपको और बताऊं, उसी फोर्स के कारण वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े ड्राई होते हैं। ड्रायर उसी फोर्स पे काम करता है। अगर उसी फोर्स के बारे में बताऊं तो एक मशीन है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूज। वो उसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है, उसी फोर्स पे काम करता है बेटा। ठीक है ना? तो ये सारी की सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी अगर आप आज का लेक्चर बहुत अच्छे से सुन लेते हो। तो बेटा विदाउट फर्दर अडू लेट अस स्टार्ट टुडेस लेक्चर। जिस फोर्स के बारे में मैं इतने टाइम से आपको कह रहा हूं वो कौन सा फोर्स है बेटा? उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या मतलब होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का? तो बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होता है जो सेंटर की तरफ लगता है। सर्कुलर मोशन में इसका हम इस्तेमाल करते हैं और ये वो फोर्स होता है जो सेंटर की तरफ लगता है। ठीक है ना? द फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, द नेट फोर्स दैट acts towards the center of the circle is called centripetal force. Is called centripetal force. ठीक है, तो बेटा यहां पर जो आपको बात समझनी है, वो ये है कि ये कोई नए टाइप का फोर्स नहीं है। क्या मतलब है इसका कि नए टाइप का फोर्स नहीं है? इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आपको बाकी फोर्सेस के साथ साथ एक ये फोर्स और अलग से लगाना है। ऐसा नहीं है। जो भी फोर्स सेंटर की तरफ आ रहा होगा उसको ही सेंट्रीपिटल फोर्स
कह देंगे। जो भी फोर्स सेंटर की तरफ आ रहा होगा, अलग से लगाना नहीं है। आप टेंशन दिखाओगे, आप mg दिखाओगे, आप नॉर्मल दिखाओगे, स्प्रिंग फोर्स दिखाओगे, फ्रिक्शन फोर्स दिखाओगे, और उन सब में से जो भी फोर्स सेंटर की तरफ आएगा उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कह देंगे। अलग से आपको सेंट्रीपिटल फोर्स नामक कोई फोर्स लगाना नहीं। आ रही बात समझ में? ठीक है, मतलब ये कोई नया टाइप का फोर्स हम नहीं सीख रहे हैं। इट्स जस्ट कि सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स सेंट्रीपिटल होता है। ठीक है ना? अब देखते हैं, जहां जहां सर्कुलर मोशन होगा वहां वहां सेंट्रीपिटल फोर्स होगा ही होगा। ठीक है ना? अब देखो, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, बेटा कौन सा फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, कौन सा फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, तो आपको इसका आंसर ये नहीं देना है कि सर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। ठीक है बेटा, वही क्वेश्चन ही है, कौन सा फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है या कौन सा फोर्स सेंट्रीपिटल है, एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन ही को रिपीट कर रहे हो एक तरीके से। जब मैं पूछूं कौन सा फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, तो जो फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है उसका नाम बताना है। ठीक है ना? वही फोर्स सेंटर की तरफ है या सेंट्रीपिटल है। आइए देखते हैं, पहले एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पर सन आ गया है और अर्थ आ गई है। ये सन है, ये अर्थ है। ठीक है ना? अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है और अर्थ घूम रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ। ठीक है, तो जब ये सर्कल पे जाएगी तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कौन सा फोर्स सर की तरफ, सेंटर की तरफ लग रहा होगा। विच फोर्स इज सेंट्रीपिटल, कौन सा फोर्स सेंटर की तरफ यहां पर लग रहा होगा। तो देखो बेटा, जो फोर्स यहां पे सेंटर की तरफ लगने वाला है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज गोइंग टू एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इन दिस केस इज गोइंग टू एक्ट एज दी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम कहेंगे Fg, जिसकी वैल्यू होती है बेटा G m r स्क्वायर इज सेंट्रीपिटल। ठीक है, अच्छा देखो बेटा, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसको क्या मैं F इक्वल्स टू ma से नहीं लिख सकता? ये भी तो लिख सकता हूं ना, F बराबर ma होता है। व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? तो बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के होते हैं दो फॉर्मूले, एक होता है v स्क्वायर बाय r और दूसरा होता है ओमेगा स्क्वायर इनटू r। तो F को या तो आप m v स्क्वायर बाय r कह दोगे या F को m ओमेगा स्क्वायर इनटू r कह दोगे, तो ये फोर्स की वैल्यू हो जाए। तो जो भी फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा होगा उनको आप इन दोनों से किसी के भी एक के बराबर रख सकते हो सर्कुलर मोशन के अंदर। आइए बेटा देखते हैं यहां पर क्या कह सकते हैं हम। अब हमने यहां पर कहा कि जो Fg है जो सेंटर की तरफ लग रहा है, Fg जो सेंटर की तरफ लग रहा है वो किसके बराबर होगा? तो वो किसके बराबर होगा? m इंटू ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होगा, m इंटू ओमेगा स्क्वायर आर। तो अर्थ के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स विल बी मास ऑफ द अर्थ इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ। एक्सेलरेशन कितनी लेंगे सेंटर की तरफ? एक्सेलरेशन बढ़ेगी ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, थोड़ी सी बात अगर मैं आपको यहां पर फिर से याद दिला दूं लास्ट लेक्चर की, अगर आपको याद नहीं है तो देखो बेटा, यहां पर आप याद रखो, जब भी सर्कुलर मोशन होता है तो सर्कुलर मोशन के अंदर बेटा दो एक्सेलरेशंस होती है। एक एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही होती है उसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। दूसरी एक्सेलरेशन जो सेंटर की तरफ होती है उसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। और जो टेंजेंट के अलोंग होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो आर अल्फा होता है, और जो सेंटर के अलोंग सेंट्रीपिटल होता है वो ओमेगा स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाय आर होता है। ओमेगा स्क्वायर इंटू आर या वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। क्लियर हुई बात आपको यहां तक? ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दोनों का रिजल्टेंट निकाल के नेट एक्सेलरेशन भी आप निकाल सकते हो। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्पीड बदलता है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डायरेक्शन बदलता है। ठीक है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो भी सकता है, नहीं भी। कब नहीं होगा? ये तब नहीं होगा जब
जब स्पीड कांस्टेंट होगी, ये तब नहीं होगा जब स्पीड कांस्टेंट होगी। तो इफ द स्पीड इज कांस्टेंट देन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी जीरो, बट सेंट्रीपिटल हैज टू बी प्रेजेंट इन द सर्कुलर मोशन बिकॉज डायरेक्शन तो बदलेगी ही बदलेगी। आई बात समझ में? आइए वापस आते हैं। तो हमने कहा कि यहां पर सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स कौन सा है, सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स कौन सा है, तो आपने कहा ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ये सन और अर्थ का केस था, सन और अर्थ का केस था। सिमिलरली आप अर्थ और मून के बारे में भी ये बात कह सकते हो। तो नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इज द सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसको सॉल्व करके आप चाहो तो ओमेगा निकाल सकते हो। ठीक है, इसको सॉल्व करके आप ओमेगा की वैल्यू को निकाल सकते हो। ठीक है, बट हमें ये समझ में आया कि कौन सा फोर्स यहां पर सेंटर की तरफ लग रहा है। सिमिलरली आप चाहो तो यहां पर एक और एग्जांपल को स्टडी कर सकते हो, एंड दैट एग्जांपल इज इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। ये ना न्यूक्लियस का एग्जांपल है। तो इसमें क्या है, हमारे पास मान लेते हैं एक न्यूक्लियस है जिसके चारों तरफ क्या घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं न्यूक्लियस में चार्ज है +q के बराबर और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, e के बराबर। इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना लगता है, -e लगता है, -e इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो इनके बीच में एक फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ। कौन सा फोर्स है सेंटर की तरफ, बताओ अब कौन सा फोर्स है सेंटर की तरफ। अब ये मैं बोला सर सेंट्रीपिटल फोर्स है। कौन सा फोर्स सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, Fe लग रहा है। और कितना फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो यह है बेटा Q बाय r स्क्वायर, r उनके बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो ये फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ, K Q1 Q2 बाय r स्क्वायर होता है, K Q1 Q2 बाय r स्क्वायर होता है। कूलम्ब फोर्स उसको बोलते हैं, 10th क्लास में भी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। तो K Q1 Q2 बाय r स्क्वायर ये हमारे पास आ गया। ओके जी, किसके बराबर होगा ये गोटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इंटू ओमेगा स्क्वायर r, इंटू ओमेगा स्क्वायर r या v स्क्वायर बाय r, कुछ भी बोल सकते हो। तो ये फोर्स हमारा इस केस में क्या हुआ, सेंट्रीपिटल फोर्स हुआ। पिछले केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा था, पिछले केस में सेंट्रीपिटल फोर्स था ग्रेविटेशनल फोर्स, और इस केस में कौन सा फोर्स सेंट्रीपिटल है, तो इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अलग अलग केस में अलग अलग फोर्स, अलग अलग केस में अलग अलग फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। तो जब भी सर्कुलर मोशन आएगा दिमाग में बजनी चाहिए घंटी। कौन सी घंटी, कि सर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा है, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा है। तो यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स होने वाला है कौन सा, सेंट्रीपिटल फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहां पर एक सिंपल पेंडुलम है, एक सिंपल पेंडुलम हमारे पास है। सिंपल पेंडुलम में यहां पर हमारे पास एक धागा रहता है, ठीक है, और यहां पर एक हमारे पास बॉब होता है, और ये इस तरीके से सर्कल में जा रहा होता है। ठीक है, हमने कहा कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पर जो इसकी रफ्तार है वो है v, बॉटम मोस्ट पॉइंट पर जो इसकी रफ्तार है वो है v के बराबर। ठीक है, और धागे की लेंथ है l के बराबर। तो क्वेश्चन क्या यहां पर कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है भैया निकाल दो, बता दो, फाइंड कर दो, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। धागे में टेंशन कितनी होगी ये बताना है आपको, धागे में टेंशन कितनी होगी ये बताना है आपको। ठीक है ना, अब देखो, पॉज करो अपना आंसर बेटा, फटाफट कमेंट में लिख दो सर मेरा आंसर ये आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होने वाला है, बच्चे बताएंगे FBD, बच्चे कहेंगे mg लग रहा है नीचे और टेंशन लग रही है ऊपर। mg नीचे टेंशन ऊपर, इसका मतलब T बराबर mg होगा। बिल्कुल गलत, गलत है, T बराबर mg नहीं होगा, क्योंकि यहां पर ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, इसके पास एक वेलोसिटी है, वेलोसिटी है, सर्कुलर मोशन में जा रहा है, वेलोसिटी है मतलब एक्सेलरेशन है। इसका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, इसका एक्सेलरेशन किस तरफ है, सेंटर की तरफ है, दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ।
तो अगर मैं अब आपसे पूछूं व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, व्हाट इज द नेट सेंट्रीपिटल फोर्स, तो आपका आंसर क्या होगा बच्चा? आप कहोगे सर सेंटर की तरफ तो टी लग रहा है और mg सेंटर से दूर जा रहा है, तो नेट फोर्स सेंटर की तरफ कितना लेंगे? टी माइनस mg। T माइनस mg इज द नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। और किसके बराबर होगा बेटा? ये बराबर होगा किसके? mv स्क्वायर बाय r, r है l के बराबर, r है l के बराबर। मतलब यहां पर टेंशन की वैल्यू mg नहीं है बल्कि mg प्लस mv स्क्वायर बाय l है। आ रही है बात समझ में आपको? टेंशन की वैल्यू mg नहीं है, टेंशन की वैल्यू mg प्लस mv स्क्वायर बाय L है। ठीक है, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या हो रहा है? इस प्रश्न में आपके पास एक धागा ऐसे है, एक धागा ऐसे है और यहां से एक बॉल बंधी है जिसका मास क्या है? m है। लेट अस से ये एंगल आपको दे रखा है थीटा और क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भैया फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग at the instant the horizontal thread breaks। जैसे ही ये हॉरिजॉन्टल थ्रेड ब्रेक होता है, टूटता है, ये वाला थ्रेड टूट जाता है, ये पहले था रुका हुआ था, टूट गया, तो टूटते ही इस पॉइंट का, इस बॉब का कितना एक्सेलरेशन होगा? अच्छा, टूटते ही क्या इसके पास एक रफ्तार आ जाएगी? नहीं, टूटते ही इसके पास कोई रफ्तार नहीं आएगी, टूटते ही इसके पास कोई v नहीं आएगा, इसकी स्पीड 0 से ही शुरू होगी। ठीक है, अच्छा अगर स्पीड 0 से शुरू हो रही है, स्पीड की वैल्यू 0 है, तो मुझे बताओ बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा? तो आप बोलोगे सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है v स्क्वायर बाय r, तो v तो 0 है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। अच्छा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होता है? सेंटर की तरफ। तो जब ये चलेगा इस तरीके से, तो इस पॉइंट पर सेंटर तो ये है, सेंटर तो ये है, तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा कितना? 0। क्यों 0 है बेटा? क्योंकि u 0 है, बड़ी गहराई वाली बात बता रहा हूं आपको बेटा, u 0 है उसका, इसलिए इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। लेकिन क्या इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन 0 होना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं। इस डायरेक्शन में 0 है, क्यों 0 है? बिकॉज स्पीड 0 है, बिकॉज u is 0 but AC is 0 but AT जरूरी नहीं कि 0 हो। ठीक है, तो अब इस डायरेक्शन में कितना फोर्स है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसका FBD बनाते हैं, दोबारा बनाते हैं यहां पर इसका FBD। ठीक है, हमने कहा ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो यहां पर इसको मिल रहा होगा एक टेंशन, बहुत टेंशन में है ये, इसको मिल रहा है टेंशन, और एक इसको मिल रहा है mg, एक इसको मिल रहा है mg। अब इसके करेंगे हम 2 टुकड़े, इसके करेंगे हम 2 टुकड़े। ये एंगल कितना है? थीटा है। अच्छा जी, आइए यहां पर आते हैं, ये वाला कंपाउंड कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा mg cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा? mg sin थीटा। तो क्या मैं कह सकता हूं, क्योंकि AC 0 है, क्योंकि U 0 है इसलिए AC 0 है, क्या मैं कह सकता हूं क्योंकि AC 0 है इसलिए T और mg cos थीटा होने चाहिए बराबर? T should be equals to mg cos थीटा। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन का आंसर आपने ढूंढा कि टेंशन की वैल्यू mg cos थीटा होगी। यहां पर आपसे टेंशन पूछा गया था स्ट्रिंग में, कितना आया बेटा इसका आंसर? T equals to mg cos थीटा आया। बच्चे गलती क्या कर सकते हैं? बच्चे टेंशन को तोड़ सकते हैं। बच्चे कह सकते हैं कि देखो बेटा ये T है, ये T का कंपाउंड लेंगे, ये थीटा था तो ये भी थीटा होगा, T cos थीटा। बच्चे कहेंगे T cos थीटा बराबर mg, तो क्या T cos थीटा mg के बराबर होगा? नहीं। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 की बात नहीं हो रही,
इस डायरेक्शन में जीरो हो रही है। जिस डायरेक्शन में बेटा एक्सेलरेशन जीरो होता है उस डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस करते हैं, उस डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होता है। ठीक है, तो आपको देखना है वो कौन सी डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो हो रहा है। तो सबसे पहले हमने कहा क्योंकि u जीरो था AC जीरो हो गया, AC जीरो हो गया। अब जैसे ही AC जीरो हो गया वैसे ही क्या होगा, 80 तो आएगा, 80 तो आएगा। तो हम mg के कंपोनेंट बनाएंगे, टेंशन के नहीं बनाएंगे, mg के बनाएंगे, इसको बैलेंस करेंगे और कहेंगे इसकी जो एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में होगी और कितनी होगी, वो होगी g sin थीटा। कितनी होगी बच्चों, g sin थीटा के बराबर इसकी एक्सेलरेशन होगी। कितनी एक्सेलरेशन है इसकी, g sin थीटा एक्सेलरेशन है इसकी। आइए समझ में आपको। चलिए अब एक काम करते हैं और इसको एक्सप्लोर करते हैं। एक सिंपल पेंडुलम की हम बात कर रहे थे, कैसा है सिंपल पेंडुलम, रखा छोड़ दिया, इस तरीके से क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। सिंपल पेंडुलम इस तरह से जा रहा है। घर में बना सकते हो, कोई भी एक बॉल लो, उस पर रस्सी बांध दो, सीधा पकड़ लो, उसको क्या बन जाएगा, सिंपल पेंडुलम बन जाएगा। लेकिन अलग अलग पॉइंट पे अब हम उसकी एक्सेलरेशन को करते हैं स्टडी, अलग अलग पॉइंट पे उसकी एक्सेलरेशन को करते हैं स्टडी। आइए बेटा, तो सिंपल पेंडुलम बहुत सिंपल है, नाम ही सिंपल है, नाम में ही सिंपल है, इससे सिंपल क्या लोगे। ठीक है, चलो देखो, आइए, ये है हमारी एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन मतलब इससे आगे नहीं जाता है, यहां रुकता है, यहां स्पीड जीरो होती है, यहां रुकता है और फिर वापस आता है। ठीक है, ये है सबसे नीचे वाली पोजीशन, ये है हमारी मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये है मीन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, अच्छा जी, बहुत सही। ये एंगल हमारे पास थीटा है, ये एंगल हमारे पास थीटा है। ओके, ऑलराइट। तो अब हम जानना चाहते हैं इनकी जो एक्सेलरेशंस हैं वो हम कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सट्रीम पोजीशन की बात करते हैं। अब एक्सट्रीम पोजीशन पर यहां पर हमने कहा v जीरो है, v जीरो है मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जीरो है। तो एक्सेलरेशन कैसी होगी, इस डायरेक्शन में, और AC तो जीरो हो जाएगा, AC नहीं होगा। यहां पर एक्सेलरेशन कैसी होगी बेटा, यहां पर इस तरफ होगी और AC नहीं होगा, खाली 80 होगा, AC नहीं होगा। और 80 की वैल्यू भी आपको मालूम है कितनी, g sin थीटा भी निकाली थी हमने, g sin थीटा होगी एक्सट्रीम पोजीशन पर। जब ये मीन पोजीशन पर आएगा तो यहां एक्सेलरेशन कैसे होगी, तो यहां पर हमारे पास क्या है बेटा, यहां पर हमारे पास एक रफ्तार है, एक वेलोसिटी है यहां पर। ठीक है, अच्छा, यहां पर एक टेंशन तो ऊपर लगता है, एक mg नीचे लगता है, टेंशन ऐसे लगता है, mg नीचे लगता है। ठीक है ना, क्या कोई फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है यहां पर, क्या इस पॉइंट पे कोई फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, क्या कोई फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है ना। अब क्योंकि कोई भी फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है तो क्या मैं कह सकता हूं इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, बिल्कुल कह सकता हूं। तो अगर इसके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन यहां पर नहीं है तो इसके पास इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन कैसी होगी, कैसी होगी एक्सेलरेशन, तो आप कहोगे ऊपर की तरफ ऐसे होगी इसकी एक्सेलरेशन। तो इस पॉइंट पे हमारे पास केवल और केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, इस पॉइंट पर टेंजेंशियल है, इस पॉइंट पर टेंजेंशियल है, इस पॉइंट पर सेंट्रीपिटल है। अच्छा जी, बीच में कोई पॉइंट ले ले तो सर हम, अगर हमने कोई पॉइंट यहां पर ले लिया तो सर तब क्या होगा, अब क्या कह सकते हैं हम, ठीक है ना। तो देखो यहां पर दोनों होंगी, यहां पर टेंजेंशियल भी होगी और यहां पर नॉर्मल एक्सेलरेशन, दोनों एक्सेलरेशन हमारे पास यहां पर होने वाली है। ठीक है ना, यहां पर हमारे पास दोनों एक्सेलरेशन होने वाली है। ठीक है, कैसे होगी, देखो हम जब यहां पे बात करने वाले हैं ना तो यहां पर टेंजेंशियल ऐसे रहेगी, नॉर्मल ऐसे रहेगी, दोनों कंपाउंड होंगे। और अगर यहां पे बात करते हैं, यहां पे बात करते हैं तो यहां पर भी दोनों होंगी, कैसे, इस डायरेक्शन में होगी क्या टेंजेंशियल और इसमें होगी क्या सेंट्रीपिटल। तो कुछ इस तरीके से यहां पर चीजें चलने वाली हैं, टेंजेंशियल
टेंजेंशियल थी, फिर जैसे जैसे इसकी रफ्तार बढ़ेगी वैसे सेंट्रीपिटल भी आएगी, जैसे जैसे रफ्तार बढ़ेगी सेंट्रीपिटल भी आएगी, ठीक है ना। और टेंजेंशियल कम होती जा रही है, टेंजेंशियल कम होती जा रही है, सेंट्रीपिटल बढ़ती जा रही है। नीचे आएगा टेंजेंशियल जीरो हो जाएगी, केवल सेंट्रीपिटल बचेगी। फिर जब ये ऊपर जाएगा तो स्पीड वापस से कम होना शुरू हो जाएगी, तो वापस से क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी और नॉर्मल कम होना शुरू हो जाएगी, और यहां आते आते नॉर्मल वापस से जीरो हो जाएगी, सेंट्रल वापस से जीरो हो चुकी होगी, ठीक है। तो ये पूरा वेरिएशन मैंने आपको दिखाया कि एक्सेलरेशन किस तरीके से वेरी कर रहा है। यहां पे बहुत प्यारा डायग्राम है, बहुत सुंदर डायग्राम है। अब ये सब चीजें कहां चलती हैं, स्विंग, ठीक है। एक स्विंग है आपके पास, कैसा स्विंग है, जो नॉर्मल पार्क में लगा होता है ना स्विंग, ठीक है। जैसे बच्चा बैठ जाता है, धक्का मारते हो, बच्चा आगे गया, बच्चा पीछे आया, बच्चा आगे गया, बच्चा पीछे आया, वो क्या है, एक पेंडुलम ही तो एक तरीके का, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, ठीक है। उसका हमने स्टडी क्या किया, उसमें हमने स्टडी किया एक्सेलरेशन की डायरेक्शंस कैसे निकाली जाती है, ठीक है। अब एक और हम पेंडुलम बना सकते हैं, ठीक है। और एक और पेंडुलम हम यहां पे बना सकते हैं जिसको हम कहते हैं कोनिकल पेंडुलम, जिसको हम कहते हैं कोनिकल पेंडुलम, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा कोनिकल पेंडुलम के बारे में पढ़ाता हूं, फिर वो क्वेश्चन जो है वो भी कर लेंगे, ठीक है। तो आइए, कोनिकल पेंडुलम क्या होता है, देखो कोनिकल पेंडुलम में ये सिंपल पेंडुलम के तरीके से ऐसे नहीं चलता, बल्कि एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में ऐसे जा रहा होता है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। मतलब ऐसे सर्कुलर, ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे घूम रहा है, ओके। सो कुछ इस तरीके से। तो अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा बना रहा है, इसका कुछ मास m है, इसका कुछ लेंथ l है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताओ ये कितने ओमेगा से घूम रहा होगा, इसके घूमने का जो ओमेगा है वो कितना होगा, कितने ओमेगा से ये घूम रहा होगा अगर ये एंगल थीटा बनाता है तो बेसिकली हो क्या रहा है, अगर आप इसका ओमेगा बढ़ाते हो तो ये और ऊपर जाना शुरू कर देता है, ओमेगा इंक्रीज करते हो तो ये और बड़े सर्कल में घूमना शुरू कर देता है, ओमेगा कम करते हो तो नीचे आ जाता है, ठीक है ना, नीचे आ जाता है, ठीक है ना। जितना तेज घूमोगे उतना तेज घूमेगा, ठीक है ना, फैलता चला जाएगा, फैलता हुआ चला जाएगा एक तरीके से, ठीक है। मान लिया किसी ने घाघरा पहना हुआ है और वो घूमे, घूमो घूमो घूमो, ठीक है, घाघरा पहन के घूम रहा है वो घूम रही है वो, ठीक है। जब घाघरा पहन के घूमेगी वो तो क्या होगा, उसका घाघरा फैलेगा ना इस तरीके से, ठीक है ना। तो वो यहां पर हो रहा है, ये उतना ही फैलता हुआ चला जाएगा, जितना तेज घूमेंगे उतना ज्यादा फैलेगा ये, ठीक है। तो कुछ एंगल थीटा है तो किसी थीटा के लिए क्या आएगा, कुछ ओमेगा आएगा, किसी थीटा के लिए क्या आएगा, कुछ ओमेगा आएगा। वो ओमेगा निकालना चाह रहे हैं कि वो ओमेगा कितना आएगा, ठीक है ना, वो ओमेगा निकालना चाहते हैं, वो ओमेगा कितना आएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहला काम बेटा, सुंदर डायग्राम। तो आइए, डायग्राम क्या कह रहा है, यहां पर एक mg लगेगा, डायग्राम कह रहा है यहां पर एक टेंशन लगेगी, mg लगा, टेंशन लगी, ठीक है। अच्छा, mg और टेंशन लग रही है तो यहां पे क्या करेंगे, अब कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे। वो कौन सा फोर्स है जो सेंटर की तरफ लग रहा है, वो कौन सा फोर्स है जो सेंटर की तरफ लग रहा है। बच्चे बोले सर सेंट्रीपिटल, नहीं नहीं, आपको बताना है सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स कौन सा है। तो टेंशन का एक कंपोनेंट सेंटर की तरफ लग रहा है, टेंशन का कंपोनेंट सेंटर की तरफ लग रहा है, वो कंपोनेंट निकालेंगे हम कितना आएगा, देखते हैं बच्चों, देखते हैं। आइए आइए डायग्राम बनाते हैं। हमने कहा ये है mg, टेंशन का एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, ये होगा बेटा t cos थीटा, ये होगा t sin थीटा। आई बात समझ में, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट होता है cos थीटा, दूसरा होता है sin थीटा, ठीक है। तो अब देखो सेंटर यहां पर है, सर्कल का सेंटर देखना है, सेंटर यहां है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, सेंटर यहां है। सिंपल पेंडुलम वाले केस में, सिंपल पेंडुलम वाले केस में जब ये ऐसे जा रहा था तो सेंटर यहां था, और कोनिकल पेंडुलम वाले केस में जब ये ऐसे जा रहा है तो सेंटर यहां पर है। There is a difference between these two cases, right? There is a difference between these two cases, और वो डिफरेंस आपको समझकर अपने आंसर को लिखना होगा, समझे? आई बात समझ में? तो अब की बारी देखिए, सेंटर की तरफ ये फोर्स लग रहा है, सेंटर की तरफ ये फोर्स लग रहा है, तो t sin थीटा बराबर m ओमेगा स्क्वायर r होगा, बराबर m ओमेगा स्क्वायर r होगा, और r की वैल्यू भी ये लेंथ होगी।
आर एल नहीं है, अब की बारी ध्यान रखना, आर एल नहीं है, आर तो ये है, सर्कल तो ऐसा है, आर तो ये है हमारा आर। कितना होगा ये आर? तो देखो एल थीटा, तो ये है एल कॉस थीटा, ये है एल साइन थीटा। तो हमारा क्या लेना है आर? हमारा आर होगा एल साइन थीटा, आर होगा बेटा एल साइन थीटा। तो एम ओमेगा स्क्वायर एल साइन थीटा, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। सेकेंडली, ऊपर नीचे तो जा नहीं रहा है, ये अपने ही पॉइंट पे घूम रहा है, ठीक है ना, ऊपर नीचे तो जा नहीं रहता। कब जाएगा ऊपर नीचे? ऐसे कब भागेगा ऊपर नीचे? जब ओमेगा को बढ़ाएंगे घटाएंगे। बट अगर ओमेगा फिक्स है तो थीटा भी क्या होगा बेटा? फिक्स होगा। थीटा भी क्या होगा बेटा? फिक्स होगा। तो थीटा अगर फिक्स हमारा, तो हम बोलेंगे टी कॉस थीटा बैलेंस कर रहा mg को, टी कॉस थीटा बैलेंस कर रहा mg को। अब कुछ बच्चे हो जाएंगे यहां पर परेशान। बच्चे बोलेंगे सर कभी आप mg को तोड़ देते हो, कभी आप टेंशन को तोड़ देते हो, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है कब किसको तोड़े, टेंशन को तोड़े कि mg को तोड़े। तो आपको देखना है सबसे पहले किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है? शून्य, जीरो, नील, ठीक है। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होगी उस डायरेक्शन में फोर्सेस को तोड़ना है, उस डायरेक्शन में टेंशन को तोड़ना पड़े तो टेंशन को तोड़ो, mg को तोड़ना पड़े तो mg को तोड़ो, ठीक है ना। तो तोड़ने की रिक्वायरमेंट कब समझ में आएगी, कैसे निकलेगी? जब हम ये समझेंगे किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है। ओके, दो इक्वेशन आ गई, डिवाइड कर दो। तो क्या है? tan थीटा बराबर एम ओमेगा स्क्वायर एल साइन थीटा डिवाइड बाय mg, m और m कट गया, साइन से काटोगे इसको तो ये क्या आएगा? 1 बाय कॉस आ जाएगा। चलो ऐसे नहीं काटते, नीचे हो जाएगा इसको, ओमेगा स्क्वायर एल बाई जी साइन थीटा बाय कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। tan थीटा को मैंने साइन बाय कॉस लिख के ये काट दिया। अब आपको समझ में आ गया होगा। ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ जी बाई एल कॉस थीटा, ठीक है। ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ गई। ओके, बहुत शानदार, जानदार, मजेदार, रोमांचक, ठीक है। बढ़े आगे। आपको सिंपल पेंडुलम समझ में आया, सिंपल स्विंग समझ में आया, आपको कोनिकल पेंडुलम समझ में आया, कुछ न्यूमेरिकल्स करने का समय हो चुका है। तो अब हम बढ़िया से कुछ न्यूमेरिकल्स यहां पर देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक स्विंग हमारे पास है। मैंने कहा था शुरुआत में ही, मैंने कहा था कि आपके पास क्या आने वाले हैं? आपके पास स्विंग्स आने वाले हैं, आपके पास स्विंग्स आने वाले हैं, ठीक है ना। तो आपके पास कुछ इस तरीके का क्या है? एक स्विंग है, इस पे बच्चा बैठ के घूम रहा है, ठीक है। तो हमें जानना है कि भैया कितने ओमेगा से घूम रहा है, व्हाट इज द ओमेगा ऑफ द रोटेशन, ठीक है। तो सबसे पहले ओमेगा निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? ओमेगा निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? तो देखो बेटा, आपको सबसे पहले ये रेडियस निकालना पड़ेगा कि रेडियस कितना है, ठीक है। और रेडियस के लिए आपको दे रखा है कि ये एंगल 30 डिग्री का है, ये 5 मीटर का है। तो 5 cos 30 एंड 5 sin 30, तो ये हो गया 5 sin 30, ठीक है। sin 30 क्या होता है बेटा? 1/2 होता है, तो ये 5/2 हो गया। और ये 3 मीटर था ही हमारे पास। तो व्हाट इज द रेडियस? व्हाट इज द रेडियस? तो हमें मालूम पड़ा रेडियस आ गया कितना? 3 + 5/2, 11/2 मीटर का रेडियस आ गया। 11/2 मीटर का रेडियस आ गया। एक बार हमें ये रेडियस मिल गया 11/2 मीटर। अब क्या करेंगे हम? देखो, ये ओमेगा से घूम रहा है, ये ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है। तो कोई ना कोई फोर्स सेंटर की तरफ लगना चाहिए ना, तो हमें इसका एफबीडी बनाना है। देखो, तो यहां पर जो टेंशन लग रही होगी, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर होगा और एक इधर होगा। तो टेंशन, ये एंगल 30 होगा। अब टेंशन का वो कंपोनेंट जो 30 के साथ है वो कितना है? वो है t cos 30, और जो सेंटर की तरफ जा रहा है वो कितना है? वो है t sin 30। और ये क्या है? ये इसका वेट है mg, ये इसका वेट है mg, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे यहां पर? हम यहां पर बोलने वाले हैं कि t cos 30 बराबर mg है और t sin 30 बराबर m ओमेगा स्क्वायर r है। r कितना है? 3 + 5/2 है। दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें तो tan 30 की वैल्यू आने वाली है ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय g,
और ये कितना है 11/2 है। ये 2 आप ऊपर ले जा सकते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू tan 30 कितना होता है 1/√3 1/√3 और ये कितना होगा 55 हो जाएगा 55। सो यहां से हमें ओमेगा की जो वैल्यू मिलेगी मिलेगी √55/√3 √55/√3 दैट इज द आंसर ऑफ दिस रोटेशन ऑफ दिस झूला। ठीक है ना। तो झूला जो घूम रहा है झूला घूम रहा है, ध्यान से चलना कहीं चक्कर ना आ जाए। ठीक है। जो झूला घूम रहा है इसका ओमेगा है √55/√3। ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न यहां पे कह रहा है इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन इज 2 रेडियन/सेकंड। ठीक है। फाइंड द टेंशन इन बोथ द स्ट्रिंग्स। तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर ये घूम रहा है, इस तरीके से घूम रहा है। ठीक है ना। ये इस तरीके से देखो रोटेट कर रहा है ऐसे। ठीक है। तो अगर ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है ओमेगा से, ठीक है, तो हम यहां पे क्या निकालना चाह रहे हैं? देखो हमने कहा कि देखो इसका जो वेट है ना ये है mg और यहां एक टेंशन लग रही होगी कुछ T1 और यहां एक टेंशन लग रही होगी कुछ T2। ठीक है। और ये सर्कल में जा रहा है, इसका सेंटर यहां कहीं पर है, इसका सेंटर यहां कहीं पर है। ठीक है। ओके बच्चा लोग देखो, तो पहला क्वेश्चन जो बच्चे के मन में आता है क्या T1 और T2 बराबर नहीं होने चाहिए थे? नहीं, क्योंकि mg भी लग रहा है यहां पे एक एक्स्ट्रा, तो T1 T2 बराबर यहां पर नहीं होंगे। ठीक है। तो ये हो गया 40 न्यूटन। अब T2 के 2 टुकड़े होंगे ऊपर और इधर, T1 के 2 टुकड़े होंगे इधर और इधर। ठीक। तो ये टुकड़ा होगा इतना T2। अगर मैं इस एंगल को थीटा बोलूंगा तो ये एंगल भी थीटा होगा, बिकॉज सब कुछ आइडेंटिकल है। 1.25 ठीक है। तो T2 cos थीटा आएगा इधर एंड T2 sin थीटा आएगा इधर। सिमिलरली T1 sin थीटा आएगा इधर और T1 cos थीटा आएगा इधर। थीटा एंगल ये भी होगा, थीटा एंगल ये भी होगा। बट ये cos थीटा और sin थीटा है कितने कितने, इसको हम निकाल सकते हैं। कैसे? आप इधर देखिए, तो ये साइड है 1 क्योंकि पूरी 2 की थी ये। ठीक है ना। तो ये हमारे पास कितना आ रहा है? ये 2 था ना पूरा, तो ये 1 आ रहा है आधा, तो ये 1 है, ये 1.25 है। और अगर मैंने इस एंगल को थीटा कह दिया तो cos थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1/1.25। ठीक है। cos थीटा इज 1/1.25। ठीक है। तो आइए यहां पर देखते हैं क्या होने वाला है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि इसका रेडियस कितना होगा? व्हाट इज द रेडियस? तो रेडियस होगा 1.25 sin थीटा, क्योंकि ये cos थीटा है तो ये sin थीटा आएगा, तो हम इसको बोलेंगे रेडियस इज 1.25 sin थीटा। आपको ध्यान क्या रखना है? थीटा के साथ वाला cos थीटा होता है, दूसरे वाला sin थीटा होता है। थीटा के साथ वाला cos थीटा होता है, दूसरे वाला sin थीटा होता है। तो ये 1.25 cos थीटा, ये 1.25 sin थीटा। तो रेडियस कितना है? 1.25 sin थीटा। आइए अब इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशंस, तो इक्वेशंस क्या बन रही है? T2 cos थीटा बराबर है T1 cos थीटा प्लस 40। ठीक है। और क्या बन रही है? T1 sin थीटा प्लस T2 sin थीटा बराबर m ओमेगा स्क्वायर r। m कितना है इसका? 4, तो 4 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा निकालना है। और r कितना है हमारे पास? 1.25 sin थीटा। तो sin थीटा कट गया, तो T1 प्लस T2 4 इंटू 1.25 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। तो पहली वाली इक्वेशन से हम cos थीटा की वैल्यू को 1/1.25 डाल सकते हैं और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो देखते हैं क्या आता है। पहली वाली इक्वेशन से क्या आता है? T2 माइनस T1 बराबर 40/cos थीटा, दैट मीन्स 40 इंटू 1.25 आता है। 40 इंटू 1.25 आ रहा है। यहां पे 4 इंटू 1.25 इंटू ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। ठीक है। अब दोनों अगर मैं जोड़ दूं तो T1 कटेगा और T2 की वैल्यू निकल कर आएगी। तो 2 टाइम्स T2 कितना आ रहा है मेरे पास? ये आ रहा है हमारे पास कितना? 4
इंटू 1.25, अच्छा ओमेगा भी हमको दे रखा है, ओमेगा 2 है तो 2 पुट करते तो ये 4 पुट करना पड़ेगा, तो ये 4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस 40 इंटू 1.25, तो 1.25 तो कॉमन आ रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 40, 16 प्लस 40 कितना हो जाएगा बेटा, 56 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट योर आंसर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट योर आंसर। अच्छा 2 टाइम्स ऑफ T2 है, ये T2 से कटेगा पहली बात तो ये हो जाएगा 2 × 4 28, तो 28 इंटू 1.25 इज T2, और T2 की इस वैल्यू को अगर हम यहां डालेंगे या यहां डालेंगे तो T1 की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है, तो इस तरीके से आप T2 भी निकाल सकते हैं और T1 को भी निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहला काम सुंदर डायग्राम एक एफवीडी बनाना है, फिर क्या करना है आपको, एफवीडी बनाने के बाद आपको सेंटर ढूंढना है सर्कल का, फिर सेंटर की तरफ फोर्सेस निकालने हैं कितने हैं, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले कंपाउंड को बैलेंस कर देना है, और सेंटर का जो कंपाउंड लेना है m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर लिख के सॉल्व करके अपना आंसर को फटाफट निकाल लेना है। आइए अब बात करते हैं झूला नंबर 2 की। अब एक ऐसा झूला हमारे पास आ गया, ठीक है ना, इस झूले में क्या हो रहा है आइए देखते हैं। इसमें भी यहां पर एक टेंशन लग रही होगी, एक टेंशन यहां लग रही होगी, इसको T1 बोल सकते हैं, इसको T2 बोल सकते हैं, और यहां पे क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा। हमने डायग्राम बना लिया। अच्छा जिस सर्कल में ये जा रहा है उसका रेडियस तो 3 सेंटीमीटर ही है ना इस बारी, जिस सर्कल में ये जा रहा होगा उसका रेडियस तो 3 मीटर ही है हमारे पास, तो रेडियस मिल गया, ठीक है। अब टेंशन के टुकड़े करने पड़ेंगे, तो ये 37 डिग्री है तो ये होगा T1 cos 37, ये होगा T1 sin 37। तो जो सेंटर की तरफ वाले कंपोनेंट है उनको सेंट्रीपिटल बोलेंगे, और हम बोलेंगे T1 sin 37 प्लस T2 इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है। और जो उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उनको बैलेंस करेंगे, तो बहुत शानदार तरीके से हम इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। तो यहां से T1 cos 37 mg आ गया, T1 sin 37 प्लस T2 m ओमेगा स्क्वायर r आ गया। m की वैल्यू आपको 50 किलोग्राम दे रखी है, ओमेगा की वैल्यू आपको 2 दे रखी है, r की वैल्यू आपको 3 दे रखी है। तो मैं पहले वैल्यू पुट कर देता हूं, ठीक है, पहले वाले पुट करते हैं। देखो T1 sin 37 होता है 3/5 प्लस T2 m है 50, ओमेगा है 2 और r है 3। आइए cos 37 कितना होता है 4/5, m कितना है हमारे पास 50 और g कितना है हमारे पास 10। तो T1 तो सीधे से दिख रहा है कितना आ रहा है, देखो ये कटेगा तो ये 25 आएगा और ये 5 आएगा, 2 से मैंने पहले इसको काटा, 2 से मैंने इसको काटा, तो 4 कट गया पूरा मेरा, 5 वहां जा सकता है, तो 25 इंटू 25 625 आता हो दिख रहा मुझे, 625 इंटू। T1 की वैल्यू आ चुकी है, T2 की वैल्यू निकालनी है, इसको यहां पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, T2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ये सब हमारा झूला नंबर 2, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे झूले हैं जो गोल गोल घुमाते हैं, बहुत सारे झूले हैं जो गोल गोल घुमाते हैं, और जो भी झूला गोल गोल घुमाता है उसमें ये कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं, ठीक है ना। सो झूला घुमा गोल गोल, और उसका कॉन्सेप्ट हमने यहां पर लिख दिया। आई बात समझ में? चलो चलिए अब हम बात करेंगे यहां पे कुछ बैंकिंग ऑफ रोड्स की, ठीक है, कि जो ट्रैक्स होते हैं उनको बैंक किया जाता है, साइड से उठा दिया जाता है, ठीक है ना। तो इस चीज की बात करने के लिए थोड़ी सी बातें मैं पहले आपको और समझाता हूं, आइए। तो देखिए अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से एक ट्रैक है, कुछ ऊबड़ खाबड़ सा ट्रैक है, कहीं पर हिल बन रहा है, कहीं पर वैली बन रही है, और कहीं पर सपाट भी है, एकदम प्लेन भी है, ठीक है। अच्छा जी, हमने कहा कि हमारे पास एक कार यहां पर है, एक कार यहां पर है, एक कार यहां पर है, इन तीनों का ही मास m है, कार्स का इन तीनों का ही मास m है, रफ्तार देखी जाए तो v है, रफ्तार देखी जाए तो v है। अच्छा लेकिन जो ये कर्व है इसका रेडियस r है, जो ये कर्व है इसका रेडियस भी r है, और ये तो फ्लैट ही है, यहां तो कोई रेडियस है, ठीक है। तो अब बात ये हो रही है, अब बात ये उठ रही है कि जो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है, तो नॉर्मल रिएक्शन Na, Nb और Nc को आपको बढ़ते हुए क्रमांक में सजाना है,
ठीक है। अरेंज Na, Nb, Nc इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। आपको Na, Nb, Nc को बढ़ते हुए क्रमांक में सजाना है, मतलब जो सबसे छोटा है उसे पहले लिखना है और फिर जो बड़ा और जो बड़ा वैसे लिखना है। तो तीनों बराबर होंगे क्या? पहली चीज तो नहीं होंगे। ठीक है, देखते हैं। कमेंट बॉक्स में अपने आंसर कमेंट करिए कि कौन बड़ा कौन छोटा। ठीक है, और फिर हम देखते हैं हमारा आंसर सही आता है कि गलत। आइए, आ जाइए, आ भी जाइए। देखो बेटा, यहां पर Mg नीचे लग रहा है, नॉर्मल Na ऊपर लग रहा है, यहां पर Mg नीचे लग रहा है और Nb ऊपर लग रहा है, यहां पर Mg नीचे लग रहा है और Nc ऊपर लग रहा है। ठीक है, तो हर जगह पर आप देखें तो Mg और N उल्टे लग रहे हैं, Mg और N उल्टे लग रहे हैं, तो क्या बराबर नहीं होंगे? ये नहीं होंगे। रफ्तार है और सर्कल है, जहां पर भी गोला आए वहां पर मामला गड़बड़ है। ठीक है, और वहां पर आपको क्या लगाना है? सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स। तो नेट फोर्स सेंटर की तरफ मिलेगा, नेट फोर्स सेंटर की तरफ मिलेगा। यहां पर सेंटर यहां है, यहां पर सेंटर यहां है, यहां पर Na ऊपर Mg नीचे, Na ऊपर Mg नीचे, Na ऊपर Mg नीचे। सेंटर की तरफ कौन है? सेंटर की तरफ कौन है? Na है कि Mg है? Na है कि Mg है? Mg सेंटर की तरफ है, Mg सेंटर की तरफ है। अगर Mg सेंटर की तरफ है, नेट फोर्स को सेंटर की तरफ होना है तो Mg को Na से बड़ा होना पड़ेगा। हम बोलेंगे Mg को Na से बड़ा होना पड़ेगा। हम बोलेंगे Mg माइनस Na इक्वल्स टू Mv स्क्वायर बाय R। यहां पर सेंटर यहां है। ठीक है, अब देखो Mg नीचे Nb ऊपर, Mg नीचे Nb ऊपर, सेंटर की तरफ कौन? Nb, तो Nb बड़ा होगा कि Mg बड़ा होगा? Nb बड़ा होगा। हम क्या बोलेंगे? Nb माइनस Mg इक्वल्स टू Nb स्क्वायर बाय R। तो जो फोर्स सेंटर की तरफ है उसको बड़ा मानना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि नेट फोर्स सेंटर की तरफ चाहिए हमें। यहां तो कोई है ही नहीं सेंटर, इनफाइनाइट पे होगा सेंटर। ठीक है, यहां तो सेंटर है नहीं, तो हम क्या बोलेंगे? Nc बराबर Mg बोलेंगे। तो क्लियरली Nb सबसे बड़ा और Na सबसे छोटा है, तो सबसे पहले Na आएगा, उसके बाद Nc आएगा और उसके बाद Nb आएगा। Nb सबसे बड़ा, Na सबसे छोटा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने इसको सजा दिया। ठीक है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने इसको लगा दिया है। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स की। तो रोड्स की बैंकिंग करने का मतलब क्या होता है? तो रोड्स की बैंकिंग करने का मतलब तो उनको साइड से थोड़ा सा उठा देना, थोड़ा उठा दिया साइड से हमने, दैट इज द बैंकिंग ऑफ रोड्स। ठीक है, मैंने आपको सबसे पहले डायग्राम में ही दिखाया था, तो आप देखें यहां पर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से साइड से रोड्स उठा दी जाती हैं, स्पेशली रेस ट्रैक्स पे साइड से रोड्स जो है ऐसे उठी हुई होती है और ये ऐसे निकल जाता है। ठीक है, बहुत तेजी से निकल जाता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि हमें रोड्स को बैंक करना क्यों है। ठीक है, रोड्स को बैंक क्यों करना है ये बात समझने के लिए पहले हमें लेनी पड़ेगी एक अनबैंक्ड रोड, एक ऐसी रोड जो बैंक नहीं है। उससे आपको समझ में आएगा कि हम रोड को बैंक आखिरकार कर क्यों रहे हैं, रोड को बैंक आखिरकार कर क्यों रहे हैं। जब हम एक अनबैंक्ड रोड लेंगे तब हमें ये चीज क्लियर होगी। ठीक है, तो अभी जो हमारे पास रोड है ये सपाट रोड है। ठीक है, हम ऊपर से देख रहे हैं सपाट रोड है, रेडियस R है। अगर मैं इसका 2D व्यू यहां पर ड्रॉ करता हूं आपके लिए वापस, तो देखिए ये है इसका हेलीकॉप्टर व्यू और टॉप व्यू। ऊपर से हम इसको देख रहे, यहां पर हमारी ये ऑरेंज कार जा रही है, इसका रेडियस है R। अच्छा, अब देखो, अब मैंने दोनों व्यू दिखाए हैं आपको। इस साइड से भी आपको इसका व्यू दिख रहा है कि कैसे कार जा रही है, ऊपर से भी व्यू दिखा दे कि कैसे कार जा रही है। अगर यहां देखो तो इसका mg तो नीचे ऐसे बनेगा और नॉर्मल ऐसे बनेगा। तो मुझे बताओ क्या mg और नॉर्मल
क्या mg और नॉर्मल सेंटर की तरफ लग रहे हैं? क्या mg और नॉर्मल सेंटर की तरफ लग रहे हैं? बिल्कुल नहीं लग रहे। mg और नॉर्मल सेंटर की तरफ नहीं लग रहे। mg ऐसे लग रहा है अंदर की तरफ जाता हुआ, नॉर्मल ऐसे लग रहा है बाहर की तरफ आता हुआ, एक दूसरे को कर रहे हैं ये कैंसिल, लेकिन ये सेंटर की तरफ नहीं लग रहे हैं। तो मेरा प्रश्न आप लोगों के लिए ये है कि अगर mg सेंटर की तरफ नहीं लग रहा, नॉर्मल सेंटर की तरफ नहीं लग रहा, तो मुझे बताओ वो कौन सा फोर्स है जो सेंटर की तरफ लग रहा है? वो कौन सा फोर्स है जो सेंटर की तरफ लग रहा है? बताओ भाई, आखिरकार वो कौन सा फोर्स है जो सेंटर की तरफ लग रहा है और इसे घुमाने में मदद कर रहा है? ठीक है, हिंट देता हूं, वो कौन सा फोर्स है जिसके एब्सेंस में ये सर्कुलर टर्न नहीं ले पाता? पूछो, अगर वो नहीं होता तो ये घूम नहीं पाता। ठीक है, तो कमेंट करके बताओ कौन सा फोर्स है जो सेंटर की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो बेटा देखो, अगर फ्रिक्शन नहीं होता और ये अपने टायर्स को ऐसे घुमा देता, टेढ़ा कर देता, टेढ़ा कर दिया, स्टीयरिंग मालिया स्टीयरिंग है, घुमा दिया उसने, मुझे मुड़ना है इधर, घुमा दिया उसने स्टीयरिंग व्हील को, टायर घूम गए, टायर रह जा रहे, कट 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 कट। और फ्रिक्शन नहीं है जमीन पे फ्रिक्शन नहीं है। अगर टायर ऐसे भी हो गए और जमीन पे फ्रिक्शन नहीं है तब ये सीधा जाएगा, कर सीधा जाएगा, कर रह जाएगा, इधर घूमेगा नहीं। घूमने के लिए फ्रिक्शन चाहिए होगा इसको, और जैसे ही ये टायर घुमाएगा ना तो जो फ्रिक्शन लगेगा इस टायर पे, अब वो सेंटर की तरफ आना शुरू कर देगा। ठीक है, टायर को घुमाने पर जो उन पे लगने वाला फ्रिक्शन है वो भी कर करते हुए कहा जाएगा, सेंटर की तरफ भागेगा, तिरछा हो जाएगा, उसका फ्रिक्शन जो है सेंटर की तरफ लग जाएगा। तो फ्रिक्शन ही है जो गाड़ी को यहां पर घुमाने वाला है, कोई भी और फोर्स सेंटर की तरफ नहीं लग रहा। और घूमने के लिए जिस फोर्स की अति आवश्यकता है वो फोर्स कौन सा है? वो है बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स। और वो कौन सा फोर्स है इस केस में? वो है फ्रिक्शन फोर्स। लेकिन जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाओगे तो इस फ्रिक्शन फोर्स को भी बढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, तो मैं इसको mv² के बराबर ले सकता हूं, क्योंकि यही सेंट्रीपिटल फोर्स हुआ मेरे लिए, सेंटर तो यही लग रहा है, तो मैं इसको mv² के बराबर कर सकता हूं। पर जैसे ही मैंने इसको mv² के बराबर किया तो क्लियरली ऑन इंक्रीजिंग v फ्रिक्शन शुड इंक्रीज, ऑन इंक्रीजिंग v फ्रिक्शन शुड इंक्रीज। बिल्कुल सही बात है, फ्रिक्शन इंक्रीज करेगा, बट फ्रिक्शन के बढ़ने की होती है एक लिमिट, उस लिमिट के बाद फ्रिक्शन नहीं इंक्रीज करता, स्लिपिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जब आप v की मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं फॉर सेफ टर्न, मैक्सिमम वैल्यू फॉर सेफ टर्न, तो मैक्सिमम वैल्यू फॉर सेफ टर्न के लिए यहां पर आपको लेना पड़ता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद गाड़ी स्लिप करेगी और अल्टीमेटली ऐसे सर्कल में न जाकर वो कुछ ऐसे बाहर की तरफ निकल के यहां कहीं पर टकरा जाएगी, स्लिप करेगी वो और बाहर की तरफ टकरा जाएगी। आई बात समझ में आपको? तो अगर फ्रिक्शन mv² के बराबर हम कर दें तो वो मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू इंटू नॉर्मल है mg के बराबर इक्वल्स टू mv_max² डिवाइड बाय r, एंड फ्रॉम हेयर vmax इज इक्वल्स टू √of म्यू rg। यह है अनबैंक्ड रोड, इसमें क्या आ रहा है? म्यू आ रहा है। ठीक, तो वी कैन टेक अ सर्कुलर टर्न on an unbanked road with the help of friction with a maximum speed of √of mu rg. Now, the problem with this speed is two. One, this is a small speed,
and in some cases we want to increase the speed, ठीक है। जैसे कि रेस ट्रैक में जो गाड़ियां हैं वो काफी तेजी से सर्कुलर टर्न लेना चाहती हैं और इसीलिए वो चाहती हैं कि ये जो स्पीड है वो क्या हो, ज्यादा हो, सेफ टर्न वाली, ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात, समटाइम्स दिस टर्म इज नॉट वेरी रिलायबल बिकॉज फ्रिक्शन इज नॉट अ वेरी रिलायबल फोर्स। म्यू क्या होता है, म्यू ना हर किसी के लिए अलग अलग होता है। मारुति की कार के लिए अलग, होंडा की कार के लिए अलग, मर्सिडीज की कार के लिए अलग, नई कार के लिए अलग, पुरानी कार के लिए अलग, क्या कहे, नए टायर के लिए अलग, पुराने टायर के लिए अलग, दिन में अलग, दोपहर में अलग, रात में अलग, बारिश में अलग, धूप में अलग, सर्दी में अलग, ठीक है ना। तो सब टाइम पे उसकी वैल्यू थोड़ी 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 बदलती रहती है। कोई काफी घिसा हुआ टायर है, उसके जो ग्रूव्स हैं वो फ्लैट हो चुके हैं, तो म्यू की वैल्यू उसके लिए काफी सिग्निफिकेंटली कम हो सकती है, गाड़ी स्लिप कर सकती है, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू जो है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग हो सकती है, अलग अलग व्हीकल्स के लिए अलग अलग हो सकती है। इट्स नॉट अ वेरी वेरी रिलायबल टर्म, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, we want to go with even higher speed, then what should we do? So इन दोनों का आंसर हमारे पास है बैंकिंग ऑफ रोड्स। रोड को साइड से बैंक कर दो, उठा दो, थोड़ा सा इस तरीके से, ठीक है ना। तो मान लेते हैं हमने रोड को साइड से उठा दिया है, कितने एंगल पर, बीटा एंगल पर हमने इसको उठा दिया है। तो व्हाट वी डू, हमने इसको बीटा एंगल पर उठा दिया, हॉरिजॉन्टल से बीटा एंगल पर हमने इसको रेज कर दिया है, ठीक है, बीटा एंगल पर हमने इसको रेज कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही हमने बीटा एंगल पर रेज किया, जो नॉर्मल है वो भी बीटा एंगल पे घूम गई, तो हमने इसको इंक्लाइंड प्लेन को थीटा एंगल घुमाया, तो उसका जो नॉर्मल था वो भी बीटा एंगल से घूम गया, तो नॉर्मल अब इधर लग रहा है, तो इस पे नॉर्मल लगेगा ऐसे, ठीक है, और mg लगेगा नीचे की तरफ, mg लग रहा है नीचे। और मान लेते हैं ये भी स्मूथ है, क्या है ये स्मूथ है, ठीक है ना, इट्स स्मूथ, बिना फ्रिक्शन के हम घूमना चाह रहे हैं, बिना फ्रिक्शन के हम घूमना चाह रहे हैं। तो हमने कहा नॉर्मल के करेंगे दो टुकड़े, एक टुकड़ा तो आएगा ऊपर नॉर्मल का ऐसे, और एक आएगा सेंटर की तरफ इस तरफ ऐसे, दो टुकड़े बनेंगे नॉर्मल के, एक ऊपर की तरफ बनेगा, इस तरफ बनेगा। जो ऊपर वाला कंपोनेंट वो कितना है, n cos बीटा है, और जो ये वाला कंपोनेंट वो कितना है, n sin बीटा है, n cos बीटा, n sin बीटा, ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। अब देखो n cos बीटा विल बी इक्वल टू mg, क्योंकि ऊपर नीचे तो गाड़ी जा नहीं रही, ठीक है, हॉरिजॉन्टली जा रही है, और जो सेंटर की तरफ लग रहा है n sin थीटा, किसके बराबर है ये, n sin, सॉरी मैंने थीटा ले लिया यहाँ पे, बीटा लेना मुझे, टड़ा टड़ा, तो n sin बीटा इक्वल टू m v स्क्वायर बाय r, if I divide them I'll get tan beta is v square by rg, and v अगर बैंक्ड रोड है और बैंक्ड रोड पे फ्रिक्शन नहीं है, तो इस रफ्तार से जाने पर बिना स्लिप किए आप सर्कुलर टर्न ले जाओगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें, प्रॉब्लम यह है अगर इस स्पीड से ज्यादा स्पीड होगी तो आप ऊपर की तरफ स्किड करना शुरू कर दोगे, और इस स्पीड से कम स्पीड होगी तो आप नीचे की तरफ गिरना शुरू कर दोगे, ठीक है ना। इस स्पीड से ज्यादा स्पीड होगी तो ऊपर आना शुरू कर दोगे, कम पर नीचे जाना शुरू कर दोगे। एग्जैक्टली ये स्पीड चाहिए घूमने के लिए, अदरवाइज स्लिपिंग होगी ही होगी, ठीक है ना। तो अगर स्लिपिंग होगी तो गाड़ी आपकी टकरा जाएगी, तो स्लिपिंग ना हो उसके लिए आपको एग्जैक्टली ये स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी इस फ्रिक्शनलेस बैंक्ड रोड के ऊपर। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि लेट अस से यहां पर फ्रिक्शन भी है, तो फ्रिक्शन साइडवेज स्किडिंग को रोकेगा, कैसे होगा आइए देखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं बैंक्ड रोड विद फ्रिक्शन की, बैंक्ड रोड विद
फ्रिक्शन। जब रोड बैंक्ड है और फ्रिक्शन भी हमारे साथ है तब क्या होगा, ठीक है। तो आइए यहां डायग्राम। ये रोड हमने साइड से उठा रखी है, पूरी ऐसे जा रही है, हमने साइड से उठा रखी है, ठीक है। और इसके ऊपर एक व्हीकल जा रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है, जा रहा है। सर्कल का ट्रैक है ना, ये पूरा सर्कुलर ट्रैक है, इसका रेडियस हम कुछ r मान लेते हैं, ठीक। और यहां पे हम कह रहे हैं इसके पास एक mg है, और क्या है इसके पास एक नॉर्मल रिएक्शन है, इसके पास नॉर्मल रिएक्शन है। नॉर्मल वर्टिकल से एंगल थीटा बनाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है क्या कि हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाता है नॉर्मल उतना ही एंगल वर्टिकल से बनाती है। तो इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बना रहा था, इसलिए नॉर्मल वर्टिकल से एंगल थीटा बनाएंगे, सीधा सीधा आपको ये मालूम पड़ जाएगा एंगल, ठीक है। तो एन का एंगल आ गया थीटा के बराबर, ठीक, ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो, अगर हम यहां पर मैक्सिमम स्पीड निकालना चाहते हैं तो मैक्सिमम स्पीड के लिए मैंने कहा कि ये गाड़ी ऊपर की तरफ स्किड करना चाहेगी, ऊपर की तरफ स्किड करना चाहेगी, ठीक है। अगर ये ऊपर की तरफ स्किड करना चाहेगी तो फ्रिक्शन इसको रोकने के लिए कहां लगेगा बेटा, नीचे की तरफ लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा नीचे की तरफ, ठीक है। फ्रिक्शन इज गोइंग टू एक्ट इन दिस डायरेक्शन, ऐसे लगेगा। और इसके वाले कितने लगेगा बेटा, म्यू इनटू एन, मैक्सिमम के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एस इनटू एन कह सकते हो उसको, ठीक। अब सारे फोर्सेस को हम ब्रेक करते हैं, ठीक है, और एक बार ही वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपाउंड को ब्रेक करके बैलेंस करने की करते हैं कोशिश। आइए वापस एक डायग्राम बनाते हैं। तो ये वाला कंपोनेंट नॉर्मल का होगा n cos थीटा, ये होगा n sin थीटा, और म्यू एस एन का ये वाला कंपोनेंट होगा म्यू एस एन cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट होगा म्यू एस एन साइन थीटा, और नीचे लग रहा है mg। ये हमारे पास सारे कंपोनेंट बन गए। अब वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर और नीचे तो स्लिपिंग अभी हो नहीं रही, ऊपर से जा नहीं रहा है, तो वहीं टिका हुआ है ये, तो हम क्या बोलेंगे, n cos थीटा इक्वल्स टू mg प्लस म्यू एस एन साइन थीटा। यहां से हम अगर n कॉमन निकालते हैं तो cos थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा बराबर mg हमको मिलता है। ये हमारी पहली इक्वेशन। अब जो फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है वो सेंट्रीपिटल होगा, और उसकी वैल्यू को क्या लिखा जाएगा, अब आपको पता है, उसकी वैल्यू को लिखा जाएगा mv स्क्वायर बाय r, और मैक्सिमम की बात कर रहे इसलिए वी मैक्स लिख देता हूं। यहां से भी n कॉमन निकाल के दोनों को कर देते हैं डिवाइड, तो हमें मिलेगा बेटा साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इज इक्वल्स टू वी मैक्स स्क्वायर डिवाइड बाय आर जी। तो डिवाइड करने बेटा m और m तो हट जाएगा, मैंने इक्वेशन नंबर 2 लिया और उसको 1 से डिवाइड कर दिया, ये किया है मैंने, ये किया है, ठीक है। आराम से आप आगे देखना, आपका आंसर निकलेगा। तो यहां से हमें वी मैक्स की वैल्यू मिल रही है, यहां से हमें वी मैक्स की वैल्यू मिल रही है, वो आ रही है अंडर रूट ऑफ आर जी साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। ये हमारे पास वी मैक्स की वैल्यू आ रही है, बहुत शानदार वैल्यू आ रही है। एनसीईआरटी ने पूरा डिस्क्रिप्शन इसका दे रखा है बढ़िया तरीके से, इसको आप देख ले, पढ़ ले, समझ ले, ठीक है, ओके। तो बढ़ते हैं आगे, चलिए अब हम बात करते हैं चैलेंजर्स की, जो हमने लास्ट क्लास में आपको दिए थे, और कुछ बच्चों ने डेफिनेटली इसे कर लिया है, ठीक है, कुछ बच्चे नहीं कर पाए हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। बेसिकली क्वेश्चन आपको डरा देता है कई बारी, इसीलिए आप क्वेश्चन नहीं कर पाते। क्वेश्चन डरा देता है इसलिए आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है। तो डर के आगे जीत है, दिखाते हैं किस हिसाब से ये क्वेश्चन होता है सॉल्व। आइए
क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या रहा है? एक पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन पैरेलल टू द डायमीटर ए बी रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब ये कह रहा है कि इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट बनी हुई है। बहुत अच्छे। क्या रहा है? स्पीड एट यू, स्पीड इज यू एट ए एंड आपको बताना है सी पर इसकी स्पीड कितनी होगी। जब ये इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो इसकी रफ्तार कितनी होगी ये बता रहा है आपको। अच्छा, यहां पे जो रफ्तार होगी वो इस डायरेक्शन में तो होगी, और यहां जो इसकी एक्सेलरेशन है, यहां जो इसकी एक्सेलरेशन है वो कितनी होगी? सेंटर की तरफ इस डायरेक्शन में कितनी एक्सेलरेशन है इसको तो पता नहीं कितनी है, इस डायरेक्शन में कितनी है तो पता नहीं, लेकिन इस डायरेक्शन में कितनी होगी इसकी एक्सेलरेशन, तो हम बोल सकते हैं AC होगा कितना? u स्क्वायर बाय r। भाई ये जो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होती है वो तो v स्क्वायर बाय r होती है ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो सेंटर की तरफ लगा दी मैंने v स्क्वायर बाय r एक्सेलरेशन, और ये क्या है? ये है कांस्टेंट। अभी अब देखो, अब आ जाओ इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? x में 0 है। फाइनली c पर कितनी वेलोसिटी है x में? पूरी vc है। और एक्सेलरेशन x में कितना है? u स्क्वायर बाय r है। क्या निकालना है आपको? vc निकालना है। अच्छा, यहां से यहां तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इस डायरेक्शन में? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन दिस डायरेक्शन? x में कितना डिस्प्लेसमेंट है? r ही तो है। यहां से यहां तक आने में r चला इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में r चलाई, तो कौन सा इक्वेशन लगाएंगे? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a लगा देंगे। किस डायरेक्शन में? x। तो vs कितना है? v है, ux 0 है, ठीक है ना, प्लस a कितना है हमारे पास? x में कितना है? u स्क्वायर बाय r है, और s कितना है? r ही तो है। तो v कितना आया? √2u आया। क्यों? मुश्किल था क्या? आसान क्वेश्चन था, लेकिन डर गए। जो डर गया सोचो मर गया। डर गए इसलिए हमने इसको नहीं किया। ठीक है ना, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत मजेदार, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा। ठीक है ना, बहुत लेंदी नहीं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। जिसने पकड़ ली इसकी नब्ज वो तुरंत कर देगा, और जो नहीं पकड़ पाया वो लगा रहेगा, जो नहीं कर पाया वो लगा रहेगा। पहले वाले से थोड़ा टफ है, लेकिन इतना टफ भी नहीं है। आइए देखते हैं। आइए, कह रहा है एक पार्टिकल है, ट्रेवल कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज ऑलवेज पैरेलल टू डायमीटर BC, हमेशा BC के ही पैरेलल है। इट्स स्पीड इज u एट पॉइंट A, आपको बताना है व्हाट इज द स्पीड व्हेन इट रीचेस पॉइंट C। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इसकी जो एक्सेलरेशन है ना हमेशा इस डायरेक्शन में है, दैट्स द डायरेक्शन BC के पैरेलल। ठीक है, इसकी एक्सेलरेशन हमेशा इस डायरेक्शन में। ठीक, अच्छा, और जब ये पॉइंट C पर पहुंचेगा तो इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी ना वो एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। तो हम क्योंकि वेक्टर के तरीके से ट्रीट कर सकते हैं एक्सेलरेशंस को, वेलोसिटी को, बाकी सबको, तो लेट अस थिंक इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू A। लेट अस थिंक इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू A, परपेंडिकुलर टू A डायरेक्शन के बारे में सोचने की करते हैं कोशिश। आइए, तो हमने कहा कि इस डायरेक्शन को हमने कह दिया, इस डायरेक्शन को हमने कह दिया कि ये है हमारा y एक्सिस, और इसको हमने कह दिया कि ये है हमारा x एक्सिस। ठीक है, तो पहले t इक्वल टू 0 पर इसकी कुछ वेलोसिटी इस डायरेक्शन में भी तो होगी, कितनी होगी वो निकाल लेते हैं। आइए, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये 90 माइनस ये एंगल भी थीटा आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, सो व्हाट इज u, टेल मी व्हाट इज u along y, कितना u है? तो आप कहेंगे सर u cos थीटा है, बहुत शानदार। व्हाट इज ay? आप कहेंगे सर 0 है, एक्सेलरेशन तो इस डायरेक्शन में है, इसमें है नहीं, आप कहेंगे सर 0 है। व्हाट इज vy? सर vc है। vy कितना है बेटा? vc है। तो देखो, जब एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, मतलब vy बराबर uy ही होगा, मतलब vc बराबर u cos थीटा ही होगा, vc बराबर u cos थीटा होगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है बेटा,
कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट पकड़ोगे तो समझ में आएगा, कंसेप्ट नहीं पकड़ोगे तो सर खुजाते रहोगे, सर क्या कर दिया, सर खुजाते रहोगे क्या कर दिया, ये क्या हो गया सर यहां पर। बहुत शानदार, मजेदार, जानदार क्वेश्चन है बेटा, ये बढ़िया से देखो इसको, चैलेंजर कैटेगरी में डाला है इसको, ठीक है। अच्छा अब एक छोटी सी बात मैं आपको और बता देता हूं, ठीक है। हालांकि कोई बहुत लंबा बड़ा उसका इस्तेमाल हम करते नहीं, बट फिर भी एक छोटी सी बात है जो मैं आप लोगों के साथ यहां पे डिस्कस कर देता हूं, और उसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये क्या चीज है बेटा, ये एक प्रकार का स्यूडो फोर्स है, झूठा फोर्स है। कब लगाते हैं इसको, जब खुद सर्कुलर मोशन में घूमने वाला पार्टिकल, जब खुद सर्कुलर मोशन में घूमने वाला पार्टिकल खुद को देखे और एफडी बनाए, तब आपको ये इक्वेशन लगानी हो, ये फोर्स लगाना होगा। कहने मतलब क्या है, मान लिया हमने कहा कि एक धागे से हमने एक पार्टिकल को बांध के घुमा दिया है, टी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमा दिया है, लेंथ एल है, और हॉरिजॉन्टल सर्कल में मान लिया घूम रहा, टेबल पे रखा है, हॉरिजॉन्टल में घूम रहा, ठीक है। तो mg नीचे लग रहा होगा, दैट इज हॉरिजॉन्टल टॉप व्यू है, ये टॉप व्यू, mg नीचे लग रहा होगा, ऊपर से देखोगे तो ऐसे अंदर लग रहा होगा, इनफैक्ट ऐसे अंदर लग रहा होगा, ठीक है। सो इसको हम और क्लियरली यहां पे ड्रॉ कर देते हैं। mg लग रहा है ऐसे और नॉर्मल लग रहा है ऐसे, और एक दूसरे को कर रहे हैं कैंसर, तो सेंटर लग रहा है टेंशन। तो अब एक तरीका क्या है, आप बोलो T बराबर m ओमेगा स्क्वायर r, T बराबर m ओमेगा स्क्वायर। दूसरा तरीका क्या है, आपको अगर रोटेटिंग पार्टिकल की बात करी जाए तो रोटेटिंग पार्टिकल जब खुद को देखेगा तो अपने आप को रेस्ट पे मानेगा, लेकिन एक सूडो फोर्स लगाएगा, एंड दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ सूडो फोर्स एंड इट एक्ट्स रेडियली आउटवर्ड, एक्ट्स रेडियली outwards, it acts radially outwards. So in the frame of the particle, one particle is at rest, second it experiences centrifugal force। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सो अगर हम कह रहे हैं कि ये पार्टिकल पे सेंटर की तरफ लग रहा है टेंशन, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, और अब अपने आप को ये रेस्ट पर मान रहा है, अब सर्कुलर मोशन हो गया खत्म, अब अपने आप को मान रहा है रेस्ट पर, ठीक है। तो अब आप क्या होगा, अब होगा टेंशन बराबर एफसी, होगा टेंशन बराबर एफसी, और एफसी की जो वैल्यू होती है ये वही m ओमेगा स्क्वायर r या m v स्क्वायर बाय r के ही बराबर होती है, बट ये रेडियली आउटवर्ड होती है। इट्स अ सूडो फोर्स लाइक m into a के बराबर, ये रेडियली आउटवर्ड है, ठीक है। तो बात वही आएगी, आंसर वही आएगा, t बराबर m ओमेगा स्क्वायर l आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना, यही हमारे पास आंसर आने वाला है, ठीक है। तो ये जबरदस्ती एक तरीका है हमारे पास, और अगर हम उस फ्रेम में चले जाएं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाकर भी हम देख सकते हैं, जैसे कि हम सूडो फोर्स लगाकर देखते हैं। तो 99% जगह पर आपको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप ग्राउंड के फ्रेम में बैठ के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन एक आधी जगह पर हो सकता है कि आपको फ्रेम चेंज करना ज्यादा अच्छा लगे, तो आप चेंज करेंगे, तो ध्यान रखना कि आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगाना होगा और उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर मानना पड़ेगा, उसके बाद आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए तो आज की क्लास यहीं पे बेटा हम करते हैं खत्म, अगली क्लास में मिलेंगे, पढ़ते रहिए, सी यू, टाटा, बाय बाय। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।